क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दावत में कुछ ज्यादा ही खा लिया हो और फिर पेट में वो अजीब सी बेकाबू जलन शुरू हो जाए? बिल्कुल हुआ होगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? नींबू का रस पीते हैं, सिरका लेते हैं या फिर बेकिंग सोडा पानी में घोलकर पी जाते हैं? सच कहूं तो ये सिर्फ रसोई का कोई साधारण सा नुस्खा नहीं है। इसके पीछे बहुत ही कमाल का विज्ञान छिपा है। रसायन विज्ञान के जो नियम हमें किताबों में बड़े उबाऊ लगते हैं ना, वो असल में हर पल हमारे शरीर के अंदर अपना जादू दिखा रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम टेस्ट ट्यूब वाले इस विज्ञान को हमारी असल जिंदगी से जोड़कर देखने वाले हैं। हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स की। हम देखेंगे कि कैसे ये रसायन सिर्फ लैब की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण, हमारे शरीर और तो और हमारे पूरे ब्रह्मांड को भी कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे होती है, फिर उनके रिएक्शंस, आयनों का खेल और मशहूर पीएच स्केल को समझेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं और लवणों के एक बहुत ही अनोखे परिवार से भी मिलेंगे। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान। आखिर इन दोनों दुश्मनों को पहचाना कैसे जाए? देखिए, इनकी पहचान करने का सबसे बेसिक तरीका काफी मजेदार है। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में एकदम खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को तुरंत लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षारक यानी बेसेस स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या है? ये लाइकेन नाम के एक पौधे से मिलता है, जो एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन रुकिए, रसायनों को पहचानने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि कुछ चीजें रंग बदलकर नहीं बल्कि अपनी महक बदलकर बताती हैं कि वो किस केमिकल के संपर्क में है? बिल्कुल, इन्हें हम गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। वेनिला, प्याज और लौंग इसके बहुत ही शानदार उदाहरण है। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के संपर्क में आते हैं, इनकी खुशबू या तो पूरी तरह से बदल जाती है या एकदम गायब हो जाती है ना कमाल का तरीका? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। चलिए चलते हैं थोड़ी देर के लिए लेबोरेटरी में और देखते हैं कि जब इन केमिकल्स को आपस में मिलाया जाता है तो असल में कैसा धमाका होता है। जरा सोचिए, जब कोई तेज अम्ल किसी धातु या मेटल से टकराता है तो क्या होता है? ये देखना बड़ा ही मजेदार होता है। धातु सीधे अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। इससे बनता है एक बिल्कुल नया यौगिक जिसे हम लवर या सॉल्ट कहते हैं, और साथ ही निकलती है ढेर सारी हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल बुलबुलों की तरह। ये एक बहुत ही फुर्तीली और ऊर्जा से भरी प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हो जब दो जानी दुश्मन अम्ल और क्षारक एक दूसरे से भिड़ जाएं? विज्ञान की भाषा में इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये दोनों लड़कर एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और इस महासंग्राम के आखिर में क्या बचता है? सिर्फ एकदम शांत, बेअसर लवण और थोड़ा सा पानी। देखा जाए तो प्रकृति कुछ इसी तरह से अपना संतुलन बनाए रखती है। अब आते हैं भाग 3 पर। चलिए थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हैं कि आखिर पानी में घुलने पर ये चीजें ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। इसके पीछे का राज क्या है? राज छिपा है आयनों में। जब भी कोई अम्ल पानी में जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, पर मजे की बात यह है कि ये आयन अकेले जिंदा नहीं रह सकते। ये तुरंत पानी के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं और बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। मतलब सीधा सा है, पानी के बिना अम्ल अपने आयन नहीं बना सकता और अपनी अम्लीय ताकत भी नहीं दिखा सकता। पानी ही वो जादुई चीज है जो अम्ल को उसका असली रूप देती है। इसी तरह क्षारक भी अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है। जो क्षारक पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। पानी में घुलने वाले इन खास क्षारकों को हम क्षार या एल्कली कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे क्षारक पानी में नहीं घुलते। अब एक बेहद जरूरी चेतावनी, किसी भी गाढ़े या सांद्र अम्ल और क्षारक में पानी मिलाना बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब
इसमें इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि कांच का बर्तन तक टूट सकता है या एसिड उछलकर आपके ऊपर आ सकता है। इसीलिए लैब का सबसे बड़ा उसूल है, पानी में हमेशा बूंद बूंद करके अम्ल मिलाना चाहिए, कभी भी गलती से अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। चलिए अब अपने चौथे भाग की ओर रुख करते हैं। आयनों की इस अदृश्य ताकत को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गजब का स्केल बनाया है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पैमाने को पीएच स्केल नाम दिया गया है, जहां पी का मतलब है पोटेंस, एक जर्मन शब्द जिसका मतलब ही होता है शक्ति या पावर। ये स्केल 0 से लेकर 14 तक जाता है। घोल में हाइड्रोनियम आयन जितने ज्यादा होंगे, पीएच का मान उतना ही कम होगा। आसान भाषा में कहें तो नंबर जितना छोटा, अम्ल उतना ही तेज और खतरनाक, और नंबर जितना बड़ा, क्षारक उतना ही ताकतवर। और इस पूरे स्केल के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है नंबर 7। ये एक ऐसे घोल का पीएच है जो पूरी तरह से न्यूट्रल है, एकदम शांत, जैसे कि हमारा शुद्ध पानी। यहाँ आकर अम्ल और क्षारक की ताकत बिल्कुल बराबर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बहुत हो गई लैब की बातें। भाग 5 में अब लैब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये सब किताबें और फॉर्मूले हमारी असल जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं। याद है, हमने शुरुआत में उस पेट दर्द और जलन की बात की थी। होता ये है कि हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो बहुत ही तेज होता है। जब ये अम्ल जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो हमें भयंकर जलन होती है। तब हम क्या करते हैं? हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई हल्का बेस या क्षारक पी लेते हैं। ये बेस सीधे पेट में जाता है और उसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अंजाम देता है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, और हमें तुरंत आराम मिल जाता है। और सिर्फ पेट ही नहीं, आपके दांतों का भी यही हाल है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया उसे पचाकर अम्लों बनाते हैं। अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाए तो ये अम्ल आपके शरीर के सबसे मजबूत हिस्से यानी दांतों के इनेमल को भी कलाने लगता है। इसी हमले से बचने के लिए हम रोज सुबह ब्रश करते हैं। जी हाँ, हमारा टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जो इन अम्लों को बेअसर करके हमारे दांतों को बचाता है। हमारी प्रकृति ने तो अम्लों को ऐसे बिखेर रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह नाश्ते में जो आप खट्टे फल खाते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, और तो और जब एक छोटी सी चींटी आपको काटती है और जो तेज दर्द होता है ना, वो दर्द भी उसके डंक में मौजूद मेथेनोइक अम्ल की वजह से ही होता है। केमिस्ट्री सच में हर जगह है। जंगलों में तो बाकायदा रासायनिक युद्ध चल रहा है। एक जंगली पौधा होता है नेटल, जिसके पत्तों पर छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर आप गलती से इसे छू लें तो ये बाल आपकी त्वचा में वही दर्दनाक मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। लेकिन प्रकृति का जादू देखिए, इसका अचूक इलाज यानी डॉक नाम का पौधा जो कि क्षारीय होता है, वो अक्सर उसी नेटल पौधे के ठीक बगल में उगता है ना कमाल का प्राकृतिक संतुलन। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी भाग 6 पर। यहाँ हम उन लवणों के परिवार से मिलेंगे जो अम्ल और क्षारक की इसी खींचतान से पैदा होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सारे लवण यानी सॉल्ट्स एकदम न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल हमारे खाने वाले नमक की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लवण कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने वाले माता पिता यानी अम्ल और क्षारक कितने ताकतवर थे। अगर एक बहुत तेज अम्ल किसी कमजोर क्षारक से मिलता है तो जो लवण बनेगा वो भी थोड़ा अम्लीय होगा और उसका पीएच हमेशा 7 से कम होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पृथ्वी पर ये रसायन हमारे जीवन को चला रहे हैं और उसे बचा भी रहे हैं। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस को ही ले लीजिए। वहां के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बड़े बड़े घने और पीले बादल छाए रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या इतने भयंकर अम्लीय माहौल में किसी भी तरह के जीवन का पनपना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें विज्ञान और इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।